नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली एंड अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और हमारी जीएसटी की भी वीडियोस आ रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के टॉपिक के ऊपर। जीएसटी रिटर्न के बारे में हम बात करेंगे। जीएसटी रिटर्न के अंदर दो चीज़ें आती हैं, GSTR 1, GSTR 3B, और भी बहुत तरह की रिटर्न होती हैं जो मेनली रिटर्न्स हर जगह देखी जाती है। आपने सुना भी होगा GSTR 1 और GSTR 3B। अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो तो ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा। रिटर्न्स के बारे में आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। या आप एक अकाउंटेंट है, कहीं पे अपनी जॉब स्टार्ट करें, वहाँ पे जीएसटी वर्किंग होती है। तो GSTR 1 एंड GSTR 3B, ये दो चीज़ें आपने सुनेंगे कि GSTR 1 रिटर्न डालनी है, GSTR 3B रिटर्न डालनी है, इसकी ड्यू डेट ये है, वहाँ टैक्स पे करना है, ये करना है, वो करना है, ये चीज़ें रहती हैं। GSTR 1 में डाटा फीड करना है, सेल्स का डाटा कलेक्ट करो, सेल्स सारी भरो, टैक्स पे करना है, ये सारी चीज़ें 2BD को करो। तो ये सारी चीज़ें GSTR 1 और 3B के अंदर होती है। तो आज हम यही समझेंगे कि भाई GSTR 1 में क्या होता है और GSTR 3B में क्या होता है। ठीक है कि भाई अब पहला पॉइंट है कि GSTR 1 होता क्या है। कि भाई GSTR 1 मैंने सुन लिया कि भाई GSTR 1 है, एक चीज़ है कि जीएसटी में रिटर्न डालने के लिए, लेकिन GSTR 1 है क्या। क्वेश्चन तो ये है ना भाई, GSTR 1 है क्या है भाई। तो आइए इसी के बारे में जानते हैं। अगर आप आज ये वीडियो देख लेंगे तो श्योरली GSTR 1 और 3B से रिलेटेड क्वेरीज आपकी खत्म हो जाएंगी कि GSTR 1 है क्या, GSTR 3B है क्या। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए GSTR 1 को अगर मैं शॉर्ट भाषा में बोलूँ, सीधी सिंपल भाषा में बात करूँ, तो हम उसके अंदर अपना सेल्स का डाटा फीड करते हैं। सेल्स जो हमने की है, जो हमने अपने पूरे मंथ में या पूरे क्वार्टर में जो हमने सेल्स की हैं, वो जो सेल्स को हमें GSTR 1 में दिखाना होता है, गवर्नमेंट को डाटा देना होता है अपनी सेल्स का। ठीक है, तो ये होता है GSTR 1। अब GSTR 3B क्या होता है, मैं अभी इसको पूरा कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। आप समझिए बात कि GSTR 1 में क्या है, 3B क्या है, GSTR 3B क्या है। GSTR 3B में क्या है, हम अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं और इसमें हम सेल्स दिखाते हैं। इसमें टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं, इसमें सेल्स। तो आइए अब बात करते हैं कि भाई GSTR 1 के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो हम दिखाते हैं। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि भाई GSTR 1 में क्या है, कि भाई हम अपनी आउटवर्ड सप्लाई को दिखाते हैं। उसके अंदर क्या है, हम GSTR 1 के अंदर अपनी आउटवर्ड सप्लाईज को दिखाते हैं। और सीधी भाषा में, अगर हम हिंदी भाषा में नॉर्मली हम बात करें एक फ्रैंक वे में, तो भाई सेल्स का डाटा जो हमारी सेल्स होती है वो हम उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम आउटवर्ड सप्लाई, थोड़ा अकाउंटिंग वे में हम बात करें तो आउटवर्ड सप्लाई को हम उसके अंदर शो करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए अब इसमें मैं आपको बता देता हूं। देखिए GSTR 1 में हम किस टाइप की सेल्स डालते हैं। देखिए इसमें B2B भी आती है, ठीक है, इसमें B2C भी आती है। समझिए आप बात, इसमें B2B भी आएगी, B2C सेल भी आएगी, इसके अंदर एक्सपोर्ट भी आएगा, इसमें नील रेटेड सेल भी आएगी, इसके अंदर एग्जैम्प्ट सेल भी आएगी। ठीक है, अब ये तो होगी सेल्स की बात। अब इसके अलावा इसके अंदर डेबिट नोट भी हमें डालने पड़ते हैं, इसके अंदर क्रेडिट नोट भी हमें डालने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर डेबिट नोट का डाटा, क्रेडिट नोट का डाटा, B2B सेल्स, B2C सेल्स, एक्सपोर्ट सेल, नील रेटेड सेल, आपकी हर टाइप की एग्जैम्प्ट सेल, ये सब हमें इसमें दिखानी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारा डाटा हम इसके अंदर शो करते हैं, सारी सेल्स हम इसके अंदर दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, कि अब B2B क्या है, आप समझे B2B क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, जो भी ऐसी सेल जो हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन को करते हैं। B2C क्या है, जो हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं। एक्सपोर्ट क्या है, जो हम इंडिया से बाहर सेल कर रहे हैं। ठीक है, नील रेटेड जिसमें कोई टैक्स नहीं है, नील रेट है। एग्जैम्प्ट जो कि जीएसटी के अंडर आता ही नहीं है। ठीक है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है,
अब आप यहाँ पे ये समझिए कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। डेबिट नोट होता है कि जैसे कि हम समझते क्रेडिट नोट से पहले कि क्रेडिट नोट क्या है कि जैसे आपने कोई सेल्स करी, आप समझे बात, आपने कोई सेल्स करी, वो सेल्स रिटर्न आ गई, तो उसके अगेंस्ट आप एक क्रेडिट नोट इशू कर देते हो। ठीक है कि भाई आपने क्रेडिट नोट इशू कर दिया। वहीं पे उसका उल्टा है कि जो पर्सन परचेज कर रहा है वो एक डेबिट नोट इशू कर देगा। आप समझे मेरी बात? ठीक है, सेल्स रिटर्न में हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई? ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि GSTR1 में मेनली हम आउटवर्ड सप्लाई का डाटा करते हैं। मोटा मोटा मैंने आपको बताया B2B, B2C, एक्सपोर्ट, नील रेटेड, एक्सएम सेल, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, ये हम उसके अंदर डालते हैं। उसके अलावा हम उसमें डॉक्यूमेंट समरी देते हैं जिसमें कि हमें बताना पड़ता है कि हमारी सेल्स के इनवॉइस नंबर कहाँ से कहाँ तक है। हम उसमें HSN समरी भरते हैं। HSN समरी बताते हैं कि हमारे क्या प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, कोई आइटम है, वो सब हम उसके अंदर बताते हैं। उसके अलावा ई-कॉमर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। जब इसको क्या है कि हम इसको पूरा क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं, अभी मैं आपको सिर्फ GSTR1 और 3B बता रहा हूँ कि GSTR1 होता क्या है, 3B होता क्या है। थोड़ा मैंने आपको ब्रीफ दे दिया कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि GSTR1 के अंदर जो जो चीज़ें होती है, HSN, सब कुछ, डेबिट नोट, अमेंडमेंट्स, सब कुछ वो चीज़ें हम उसमें बताएंगे जब हम GSTR1 का पूरा जो प्रैक्टिकली GST से बताएंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि GSTR1 होता क्या है। पहले आप ये समझिए कि GSTR1 होता क्या है, उसके बाद समझेंगे उसके अंदर आता क्या क्या है। ठीक है, अभी मैंने आपको बेस के लिए सारी चीज़ें बता दी कि उसमें B2B, B2C ये सब कुछ सेल्स आती हैं। अब देखिए GSTR1 को फाइल करने का बेनिफिट क्या होता है। देखिए, अब किस GSTR1 आपने फाइल करी तो उसका बेनिफिट क्या क्या है। देखिए, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। देख, कस्टमर को क्या है, उसको ITC क्लेम कर सकता है। वो अपना जैसे ही आप अपनी सेल्स दिखाएंगे तो वहाँ पे उसके 2B में जनरेट होगा, उससे उसको ITC मिल जाएगा। उसके अलावा क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास आपका डाटा चला जाता है, जो भी सेल्स का डाटा होता है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। उसको ये नहीं है गवर्नमेंट को कि आपसे बार बार उस चीज़ के लिए आपको रिक्वेस्ट करना, नहीं, जो आपने सेल्स दिखाई वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। और जब आप R1 फाइल करते हैं उसी के बेसिस पे 2A और 2B जनरेट होती है। 2A एंड 2B। अब देखिए ये दो पॉइंट्स है, 2A एंड 2B। इसके बारे में ना हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि 2A क्या होता है और 2B क्या होता है। डिटेल में बात करेंगे, प्रॉपर डिटेल में। देखिए 2A 2B का डिफरेंस जो होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे प्रॉपर वे में। ठीक है, तो इस पर अभी हम ध्यान नहीं देते, अभी हम GSTR1 पे देते हैं। तो आपको समझ में आया कि GSTR1 में होता क्या है। GSTR1 कौन फाइल करता है? सेलर, जिसने सेल करी है। और क्या उसमें डाटा दे देता है? सेल्स का डाटा, या उसने एक्सपोर्ट की है, सेल्स, B2B, B2C, कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कुछ भी उसने किया है वो ये करता है। ठीक है, उसके अलावा अब GSTR1 की फाइलिंग डेट क्या है? फाइलिंग डेट या ड्यू डेट। अब देखिए GSTR1 जो GST रिटर्न होती है वो दो पार्ट्स में जाती है। मतलब कि पार्ट्स इन द सेंस कि दो, मैं कैसे आपको बताऊं उस चीज को, कि दो उसमें कि एक होता है मंथ वाइज, एक हो गया मंथ वाइज, दूसरा हुआ क्वार्टर वाइज, जो उसका पीरियड, हाँ पीरियड उसका जो है। एक होता है कि देखिए, एक होता है कि जो अपनी रिटर्न मंथ टू मंथ बेसिस पे डालते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जो क्वार्टरली बेसिस पे डालते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मंथ और क्वार्टरली बेसिस। मंथ का मतलब है कि अगर अप्रैल की कोई सेल्स है तो वो मई के रिटर्न में जाए, मई में जाएगी ड्यू डेट से पहले। और जो क्वार्टर की रिटर्न है, मान लीजिए अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर है, उसकी रिटर्न जाएगी जुलाई में ड्यू डेट से पहले। अब भाई मंथ की और क्वार्टर की ड्यू डेट क्या है? मान लीजिए हमारी अप्रैल का डाटा है, हमारा अप्रैल का डाटा है, उसकी रिटर्न हम कब फाइल करेंगे? मई में। और इसकी ड्यू डेट क्या होती है मई की? इसकी अप्रैल की जो GST रिटर्न R1 की ड्यू डेट क्या है? वो है 11th में। मतलब जिस भी मंथ की रिटर्न डालनी है उसके नेक्स्ट मंथ
उसके नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, उसकी जो ड्यू डेट होगी वो होगी 11। GSTR 1 की बात कर रहा हूँ। GSTR 1 की रिटर्न डालने की जो ड्यू डेट है वो है 11, और क्वार्टरली वालों के लिए क्या है 13। जब भी उनके जैसे अप्रैल मई जून है, जुलाई में उनको रिटर्न डालनी होती है, तो उनको 13 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करनी है। अदरवाइज देखिए, रिटर्न फाइल आप 14 को भी कर सकते हो, एक महीने बाद भी कर सकते हो, उससे गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट क्या करेगी, लेट फीस और पेनल्टी आपके ऊपर लगाती रहेगी, नुकसान आपका है। तो आप टाइम पे अपनी रिटर्न फाइल कर दें। समझ गए आप बात? GSTR 1 का पोर्शन समझे कि मैंने क्या बताया आपको। अब बात कर लेते हैं GSTR 3B के बारे में। GSTR 3B, भाई GSTR 3B क्या होता है? आप एक बात समझिए, देखिए GSTR 3B एक तरह की समरी है, रिटर्न की समरी होती है, ठीक है ना, जिसमें हम बताते हैं कि भाई कितनी सेल हुई है, उसमें एक समरी आ जाती है। R1 में तो हमने अपना डाटा दिया कि कितनी सेल्स हुई, बिल वाइज हमने डाटा दिखाया किस किस पार्टी को सेल्स करी, और GSTR 3 में वो टोटल उसको कंपाइल कर देता है कि भाई इनकी B2B रजिस्टर को इतनी है, B2C इतनी है, आपकी सेल्स इतनी है, और RCM के साथ इतनी, सारी चीज़ें वो बता देता है, ठीक है। तो 3B के अंदर हम अपनी क्या करते हैं, टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं। क्या पे करते हैं? टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं, ठीक है। 3B के अंदर, अब देखिए 3B के अंदर मैं आपको सीधी बात बता दूं, 3B जितना देखने में आसान है उतना ही मुश्किल होता है। 3B में लोगों को लगता है कि भाई गए, अपनी लायबिलिटी देखी, इनपुट देखा, इनपुट क्लेम किया, और इनपुट के साथ एडजस्टमेंट जो हुई, उसके बाद जो कैश बचा वो कैश हमने पे कर दिया टैक्स के थ्रू। बट यहीं पे सबसे बड़ा गेम होता है कि भाई आपको जब GSTR 3B आप फाइल कर रहे हैं तो आपको ITC के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। किसके बारे में? इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। नेगेटिव लिस्ट कौन सी है, कौन सा इनपुट हम क्लेम नहीं कर सकते। देखिए क्या होता है कि भाई अब हमने कुछ भी परचेज किया, अब वो कंपनी के बेसिस पे है नहीं है, तो हमने उसमें क्या किया, हम गए, हमने कुछ सामान परचेज किया, अब वो यूज करना तो सिर्फ पर्सनल यूज के लिए लिया हमने, लेकिन उस पे GST नंबर हमने अपनी कंपनी का डलवा दिया। GST कंपनी नेम पर बिल हमने करवा दिया। कंपनी नेम पे बिल कराया तो जिसने आपको सेल किया है उसको तो नहीं पता ना आप इस प्रोडक्ट के यूज के किस चीज के लिए करोगे, पर्सनल या ऑफिशियल कंपनी के लिए। तो वो तो क्या करेगा, उसने सेल्स करी, वो अपनी GSTR 1 में शो करेगा। GSTR 1 में शो करेगा, जो कि आपकी GSTR 2B में आएगा, और GSTR 2B से वो GSTR 3B में उसका आप इनपुट क्लेम करोगे। क्या करोगे? इनपुट क्लेम। अब यहां पर गेम आती है भाई, अगर आपको नॉलेज है, क्या भाई, अगर आपको नॉलेज है कि GSTR 3B में जो हम इनपुट क्लेम कर रहे हैं, क्या हम उसके लिए लायबल हैं भी? क्या वो हमारे अंडर आता भी है? क्या उसे हमें क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए बहुत से लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, ठीक है। पर्सनल का जो एक्सपेंस है वो तो साफ गवर्नमेंट मना करती है कि ना वो एक्सपेंस क्लेम कर सकते, ना ही उसका इनपुट क्लेम कर सकते। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होता वो क्या करते हैं, इनपुट आया क्लेम करो सारा, और आउटपुट लायबिलिटी के साथ एडजस्ट करके ख़त्म कर दो। तो देखिए मेनली यहाँ पे क्या होता है, हम अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं, टैक्स लायबिलिटी को पे करते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे 3B में ITC क्लेम करते हैं, उसके अलावा RCM लायबिलिटी पे करते हैं। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे हम अपनी जो हमारी लायबिलिटी है, जो हमारी लायबिलिटी होती है, जो आउटवर्ड सप्लाई की जो भी हमारी लायबिलिटी बनी, टैक्स लायबिलिटी, वो हम पे करते हैं। क्या करते हैं? पे करते हैं, पहले चीज। दूसरा ITC, ITC क्या करते हैं? क्लेम करते हैं।
आईटीसी हम यहाँ पे क्लेम करते हैं। अब देखिए जीएसटीआर 3B, जो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट क्या है? अब देखिए, आपने R1 की ड्यू डेट देखी थी। R1 की ड्यू डेट थी 11th सब्सिक्वेंट मंथ और 13 क्वार्टर वालों के लिए, मंथली वालों के लिए 11। ठीक है, अब 3B की ड्यू डेट क्या है? देखिए 3B में भी तो क्वार्टरली और मंथली दोनों होगी। जब R1 क्वार्टरली मंथली डाल लें, 3B में भी मंथली और क्वार्टरली होगा, मंथली और क्वार्टरली। ठीक है, अब मंथली की ड्यू डेट क्या है? आप मान लीजिए अप्रैल की रिटर्न डाल दें तो उसकी ड्यू डेट होगी मई में 20 मई तक आपको अपनी लायबिलिटी पे कर देनी है, 3B रिटर्न फाइल कर देनी है। उसके अलावा क्वार्टरली रिटर्न की स्टेट वाइज है, कहीं पे 22 या 24। ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न में स्टेट वाइज होता है कि ड्यू डेट जो है क्वार्टरली वालों की 22 और 24, ये 2 डेट्स होती हैं। ठीक है, और आप अपने जीएसटीआर 3B में अपनी लायबिलिटी की पेमेंट एक तो आईटीसी के थ्रू एडजस्ट करते हो, दूसरा कैश के थ्रू। अब ये कैश की जो पेमेंट है आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, आईएमपीएस के थ्रू कर सकते हो, या फिर एनईएफटी के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, इन सब मोडों के थ्रू आप पे कर सकते हो घर बैठे बैठे। अपने को आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटली हो चुका है सारा, तो उसमें कहीं आपको जाने की ज़रूरत है ही नहीं। आप समझे ये बात? सीधी सीधी। अब एक छोटा सा मैं आपको ना यहाँ पे डिफरेंस कर देता हूँ जीएसटीआर 1 और 3B का। देखिए जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, इसमें क्या आती है? सेल्स आती है ओनली, आउटवर्ड सप्लाई जिसे हम कहते हैं आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, जीएसटीआर 3B के अंदर जो हमारा होता है सेल्स की पूरी समरी आ जाती है, और आईटीसी टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अब R1 में टैक्स पेमेंट कर सकते हैं? नो, R1 से कोई टैक्स पेमेंट नहीं होती। 3B में टैक्स पेमेंट होती है? यस। ठीक है ना, तो ये चीजें, और इसके अलावा सेल्स रिपोर्ट निकालती है R1 से, और 3B से हमारी जो भी टैक्स की पेमेंट होती है वो होती है। ठीक है, जीएसटीआर 1 बताता है हमारी कितनी सेल हुई, जीएसटीआर 3 बताता है कितना टैक्स देना है आपको, कितनी लायबिलिटी बनी आपकी, एडजस्टमेंट आईटीसी के साथ होने के साथ साथ ये सारी चीज़ें। और इसको हम अपना जो रिटर्न हम फाइल करते हैं, जब हम लास्ट में अपनी बैलेंस शीट को बनाते हैं, तो जीएसटी टर्नओवर मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो हम R1 से देखते हैं कि हमने R1 में कितनी लायबिलिटी दी, 3B में कितने क्या दिखाया, क्या माइनस किया, क्या चीज़ें हुई। उसके साथ साथ R1 और 3B, देखिए जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें R1 और 3B को दोनों को भी मैच करना होता है कि हमने जो R1 में लायबिलिटी, R1 में जो बिल्स दिखाए थे, 3B में उनका जो समरी आ रहा है वो एक्चुअल आ रहा है, कुछ यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, कुछ कम ज़्यादा तो नहीं होगा, कोई बिल कोई चीज़ यहाँ पे शो या अनशो तो नहीं करी, कुछ हमने मैनुअली तो नहीं छेड़ दिया, क्योंकि 3B ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मेनली मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, जीएसटीआर 1 में हम अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाते हैं, जीएसटीआर 3B में हम आईटीसी क्लेम करते हैं, प्लस टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ हमें कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आप बिल्कुल ज़रूर हमें अपने कमेंट्स में बताएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।